कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फॉरेस्ट वाइड रोल्स, जो कि थे स्कीमा मास्टर, और डोमेन नेमिंग मास्टर। मैंने कहा था कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट के अंदर डेटाबेस को सेव करने का काम किसका होता है? स्कीमा मास्टर का। और डोमेन नेमिंग मास्टर ये चेक करता है कि ये जो डोमेन का नाम है क्या ये दोबारा से डुप्लीकेट तो नहीं हुआ। तो जब डोमेन इंस्टॉल होती है तो बैकएंड पर डोमेन की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन परफॉर्म करवाता है? डोमेन नेमिंग मास्टर परफॉर्म करवाता है। ये दोनों रोल्स फॉरेस्ट वाइड रोल्स कहलाते हैं। इसके साथ मैंने लैब करवाई थी आपको रोल्स के ट्रांसफर और सीजिंग की। आज मैं आपको डोमेन वाइड रोल्स पढ़ाकर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये थे आपके जी फॉरेस्ट वाइड रोल्स। और आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम डोमेन वाइड रोल्स पढ़ते हैं। रेड मास्टर, पीडीसी एमुलेटर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये है डोमेन वाइड रोल्स। पीडीसी एमुलेटर, हेडिंग देंगे रेड मास्टर, रिलेटिव आइडेंटिफायर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब फॉरेस्ट बनता है तो फॉरेस्ट वाइड रोल उस डीसी को असाइन कर दिए जाते हैं, और जब डोमेन बनती है तो डोमेन वाइड रोल उस डीसी को असाइन कर दिए जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि फॉरेस्ट एक ही दफ़ा बनता है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट वाइड रोल सिर्फ एक ही डीसी के पास होंगे। वो डीसी कौन सा डीसी होगा? अथॉरिटेटिव डीसी। सर्दी बहुत ज्यादा है। चलिए आएंगे 11 बजे तक आ जाएंगे। अब लेट लॉस लगवा देंगे। आज रेड मास्टर, आप जब भी यूजर बनाते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहीं यूजर बनाकर उसको लॉगिन तो नहीं करवाया था? लॉगिन नहीं करवाया था, यूजर बनाया था। आप जब भी यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर के लिए दो तरह की आईडीज जनरेट की जाती है, एक रेड प्लस सिड, रिलेटिव आइडेंटिफायर और सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। जब भी कोई यूजर क्रिएट किया जाता है
तो वो इन दो आईडीज के जरिए क्रिएट किया जाता है। रेड प्लस सेड ये दोनों आईडीज हैं जो कि मिलके यूजर की आइडेंटिफिकेशन को क्रिएट करती हैं। इसीलिए जब आप कभी सेम यूजर नेम देते हैं तो बैकएंड पे वो सेड प्लस रेड को चेक करता है। अगर सेड प्लस रेड के अंदर उस यूजर की पहले से इंफॉर्मेशन हो उस नाम की, तो फिर वो आपको डुप्लीकेट नेम का यूजर बनाने की इजाजत नहीं देता। तो इसीलिए डुप्लीकेशन को बचाने के लिए, यूजर की डुप्लीकेशन को बचाने के लिए रेड प्लस सेड का कॉम्बिनेशन बैकएंड एक्टिव डायरेक्टरी यूज करती है। सिक्योरिटी आइडेंटिफायर और रेड स्टैंड्स फॉर रिलेटिव आइडेंटिफायर या रिलेटिव आइडेंटिफायर, जो मर्जी पढ़ लें आप लोग। क्यों जी, यहां तक साथ है? और जब भी डोमेन इंस्टॉल होती है 500 रीड असाइन की जाती हैं ऑलमोस्ट तकरीबन। और जब ये 500 रीड खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से अगेन 500 तकरीबन रीड जो हैं वो असाइन कर दी जाती हैं। इसकी जो करेक्ट अमाउंट है वो आप इंटरनेट से देख लीजिए। मैंने ऑलमोस्ट 500 कहा है। इसके बाद बारी आती है जी पीडीसी एमुलेटर की। पीडीसी एमुलेटर एक्ट करता है एज बीडीसी। विंडोज सर्वर 2000 के अंदर पीडीसी को बीडीसी का नाम दिया जाता था, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। पीडीसी एमुलेटर एक्ट करता था, या बल्कि अभी भी एक्ट करता है बीडीसी एमुलेटर के हवाले से। और बीडीसी जो था वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था विंडोज सर्वर 2000 के अंदर। बैकअप डोमेन कंट्रोलर। और ये पीडीसी ही है जिसकी वजह से आप एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास कोई सर्वर चल रहा है जैसे विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2000, तो पीडीसी की ही वजह से आप उन सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के काबिल होते हैं। विंडोज 2007 में इंट्रोड्यूस, विंडोज 2000 के अंदर पीडीसी एमुलेटर की वजह से ही आप, अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई एग्जिस्टिंग सर्वर्स हैं, जैसे कि अभी आपके एनवायरनमेंट में कौन सा सर्वर है, सर्वर 2008 R2। असलान आपके एनवायरनमेंट में अगर विंडोज सर्वर 2003 है या आपके एनवायरनमेंट में विंडोज सर्वर 2000 है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप नहीं बल्कि बैकएंड के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी, जब आप फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल विंडोज सर्वर 2000 रखेंगे तो बेसिकली वो काम बैकएंड में कौन परफॉर्म करवा रहा होगा? पीडीसी एमुलेटर। तो पीडीसी एमुलेटर बैकअप या कह लें कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की विद विंडोज सर्वर 2000 और विंडोज सर्वर 2003। तो इसका मतलब है कि पुराने सर्वर्स के साथ कंपैटिबिलिटी करवाता है कौन? पुराने सर्वर्स के साथ कंपैटिबिलिटी करवाता है पीडीसी एमुलेटर। थैंक यू सो मच। आ जाएगी, बैठे। तो नए आने वाले लोगों के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को फॉरेस्ट वाइड रोल्स पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद हो।
बिलाल, और मैंने फॉरेस्ट वाइड रोल्स पढ़ाने के साथ साथ आपको फॉरेस्ट वाइड रोल्स जितने भी थे फिज्मो रोल्स उनको ट्रांसफ़र करना और सीज करना सिखाया था। आज मैंने शुरू किया है डोमेन वाइड रोल्स को, और मैंने पहले डिस्कस किया रेड मास्टर को। रेड मास्टर क्या है? बेसिकली ये आइडेंटिफायर है जो कि सेड के साथ मिलकर यूजर की आईडी को जनरेट करता है। आपका जो भी यूजर बनता है वो रेड प्लस सेड का कॉम्बिनेशन होता है। आपका जो भी यूजर बनता है वो रेड प्लस सेड का कॉम्बिनेशन होगा। किसका कॉम्बिनेशन होगा? सेड का कॉम्बिनेशन। और जब भी डोमेन इंस्टॉल होती है तो उस डोमेन कंट्रोलर को तकरीबन 500 रेड्स असाइन की जाती हैं। उसकी पैक्ट अमाउंट मैंने कहा था आप इंटरनेट से देख लें, ऑलमोस्ट 500। जब 500 यूजर बन जाते हैं तो अगेन 500 रेड असाइन कर दी जाती है। रेड प्लस सेड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पूरे का पूरा यूजर। कोई भी आपसे पूछे जब यूजर बनता है तो क्या होता है? बैकएंड पे यूजर को एक रेड आईडी और एक सेड आईडी दी जाती है। रेड स्टैंड्स फॉर रिलेटिव आइडेंटिफायर और सेड स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब है यूजर की क्रिएशन का जितना भी काम है एक्टिव डायरेक्टरी में वो कौन करवाता है? रेड मास्टर। पीडीसी एमुलेटर, पीडीसी एमुलेटर एक्ट करता है बीडीसी के साथ। बीडीसी क्या है? ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था फर्स्ट टाइम विंडोज सर्वर 2000 के अंदर। और मैंने लास्ट टाइम आपको जब फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पढ़ाया था वलीद, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर अगर विंडोज सर्वर 2008 चल रहा है और आपके एनवायरनमेंट में स्टिल विंडोज सर्वर 2000 भी लगा हुआ है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप फंक्शनल लेवल क्या रखेंगे? सर्वर 2000 रखेंगे ना। बैकएंड पे उस सर्वर के साथ आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी कौन करवाएगा? पीडीसी एमुलेटर। तो पीडीसी एमुलेटर अगर ना हो तो आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी बैकवर्ड कंपैटिबल ना हो। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बिल्ट इन जो फीचर है, जो बिल्ट इन रोल है इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए वो कौन सा है? पीडीसी एमुलेटर। जी याद है साथ। इसके बाद आखिरी चीज है जी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। एडिंग दे जी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। आखिरी जो रोल है वो है फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। नाम से जाहिर है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, लेकिन किस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा उसको हमने समझना। फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे पास एक डीसी है, हमारे पास एक एडीसी है, और ये जो हमारी ब्रांच है ये लाहौर के अंदर है। हमारे पास ये एक ब्रांच है इस्लामाबाद के अंदर। ये फिलहाल ये जो डिज़ाइन है ये इस पेपर को डिस्कस करता है। ये भी डीसी है और यहाँ पर इसके क्लाइंट चल रहे हैं। जब भी दो साइट्स को या जब भी दो ब्रांचेस को आपस में, जरा गौर से समझिएगा किताब क्या लिखती है, पहले मैं टेक्निकली समझाता हूँ आपको फिर उसके बाद। जब भी आपकी दो ब्रांचेस आपस में वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करें तो उनको साइट्स का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? साइट्स का।
और ये तो मैंने चीजें आपको डे 1 पे CCNA में समझा दी थी, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड यूज करता है वो। और वो टेक्निकल वर्ड क्या है? किताब लिखती है, कहती है कि जब हाई स्पीड नेटवर्क को, दो हाई स्पीड नेटवर्क्स को आपस में लो स्पीड नेटवर्क के साथ जब कम्युनिकेट करवाया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को साइट का नाम दिया जाता है। वलीद इस बात को आपके साथ तक समझे। आप जानते हैं यार कि वाइड एरिया नेटवर्क स्लो लिंक है, जबकि आपका ईथरनेट एनवायरनमेंट उसके ऊपर गीगाबिट पोर्ट्स अवेलेबल है, उसके ऊपर गीगाबिट बैंडविड्थ अवेलेबल है, जबकि यहां पर मेगाबिट्स के अंदर सिर्फ बैंडविड्थ है। तो दोनों में से हाई स्पीड कौन सा इंटरफेस है? आपका हाई स्पीड लिंक कौन सी है? आपका हाई स्पीड नेटवर्क कौन सा है? ये भी आपका हाई स्पीड नेटवर्क, ये भी आपका हाई स्पीड नेटवर्क, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं किसकी वजह से? स्लो स्पीड नेटवर्क के जरिए। तो क्या हम इसे साइट का नाम नहीं देंगे? तो किताब ये वाला कॉन्सेप्ट लिखती है कि जब दो हाई स्पीड नेटवर्क्स को आपस में स्लो स्पीड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाया जाता है तो उसे साइट का नाम दिया जाता है। पॉइंट समझ में है? लेक्चर की समझ आ रही है कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके अंदर गीगाबिट सपोर्ट अवेलेबल होती है, तो वहां पर जो बैंडविड्थ है वो गीगाबिट के हवाले से, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर जो बैंडविड्थ है वो एमबीपीएस में होती है, मेगाबिट्स। तो मेगाबिट छोटा यूनिट है गीगाबिट से, तो इसलिए ये स्लो स्पीड नेटवर्क है, ये हाई स्पीड नेटवर्क है। तो बात तो फिर वही है कि जब हाई स्पीड नेटवर्क्स को आपस में लो स्पीड नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करवाया जाता है तो उसे साइट का नाम दिया जाता है। और आसान जुबान में जब दो ब्रांचेस को, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस को वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करवाया जाए तो उसे साइट का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, अब यहां तक बात आपको समझ आई है कि हाई स्पीड नेटवर्क्स को जब आप लो स्पीड नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं तो उसे साइट का कॉन्सेप्ट किया जाता है। लेट्स सपोज ये डीसी बनाने से आपका फॉरेस्ट बना, तो उसका मतलब ये क्या होगा? अथॉरिटेटिव डीसी। सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। अब स्कीमा मास्टर क्या करेगा? इसके तमाम यूजर की इंफॉर्मेशन कहां पर प्रोपिगेट कर देगा? यहां पर। मेरा बात समझिए। अब यहां पर एक लाहौर का एक बंदा यहां पर आया, आकर उसने इस मशीन पर लॉगिन किया। अब बात समझिएगा, वो जो लॉगिन है क्या वो उसका क्रेडेंशियल यहां से वेरीफाई होंगे या यहां से वेरीफाई होंगे? यहां से वेरीफाई होंगे। कहां से वेरीफाई होंगे? लेट्स सपोज किसी वजह से ये ब्रांच डाउन हो जाती है और यहां पर इस डीसी को यहां पर जरूरत पड़ती है किसी चीज की, किसी भी एक अकाउंट की, तो उस वक्त क्या वो जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी होगी? नहीं होगी। इसीलिए जब भी डोमेन इंस्टॉल होती है साथ में वो एक सर्वर इंस्टॉल करता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या है? ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जिस
डोमेन के ऊपर इंस्टॉल होता है, उसका मतलब है कि पूरी की पूरा स्कीमा नहीं बल्कि इसके पास पार्शियल डेटाबेस पड़ी होगी, जिसकी वजह से आपको यहां पर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसी पार्शियल डेटाबेस के थ्रू ही आप क्या कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा लेते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास कंप्लीट डेटाबेस नहीं बल्कि पार्शियल डेटाबेस पड़ी होती है, जो कि बवक्ते जरूरत आपके काम आती है। तो आपने उस दिन देखा था ना, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ग्लोबल कैटलॉग डीएनएस के नीचे एक ऑप्शन थी, तो आपने पूछा था ग्लोबल कैटलॉग क्या है, तो मैंने कहा था भैया जिस दिन वक्त आएगा बताऊंगा। तो ग्लोबल कैटलॉग वो फीचर है जिसके जरिए आपके पास कंप्लीट स्कीमा नहीं बल्कि पार्शियल स्कीमा पड़ा होता है, जिसके जरिए आप वक्ती तौर पर अपनी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करवाते हैं। पॉइंट समझ में आया जी आपको? साइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ग्लोबल कैटलॉग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए ना, ग्लोबल कैटलॉग वो काम कर रही है जैसे कि लेट्स सपोज आपका सदर जो है वो यहां पर नहीं है पाकिस्तान में, अब कायम मुकाम सदर कौन है? आपके ग्लोबल कैटलॉग, जिसके पास पूरे इख्तियारात तो नहीं है, चंद एक इख्तियारात हैं जिनकी वजह से वो क्या कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता है। अब मुझे एक बात बताएं, पार्शियल डेटाबेस या पार्शियल स्कीमा के साथ काम करके क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जा सकता है? आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी जाए, आप एक डिजाइनर बुलवाएं, उसको कहें यार मेरे पास ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी 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 थोड़ी, इसको पकड़ कर तुम क्या करो, डिजाइन बना दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल कब होगा? जब आप उसे पूरी की पूरी डिटेल देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कभी भी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास कंप्लीट डेटाबेस नहीं बल्कि क्या पड़ी होती है, पार्शियल डेटाबेस, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पार्शियल डेटाबेस के जरिए अपनी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व नहीं करवा सकता। सो दैट्स व्हाई वो उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा जिस सर्वर के ऊपर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इंस्टॉल। हाँ, एक और शर्त है यहां पर, वो कहता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ कम्युनिकेशन उस सूरत में करूंगा अगर वो डीसी अथॉरिटेटिव डीसी हो। तो बात तो फिर वही आ गई, अथॉरिटेटिव डीसी के ऊपर जब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इंस्टॉल होगा तो उसकी कोई वैल्यू होगी? अथॉरिटेटिव डीसी के पास तो तमाम के तमाम रोल्स हैं। तो इसका मतलब है उर्फे आम में वो इतनी सी भी आपको फेवर नहीं दे रहा। वो कहता है हाँ मैं ग्लोबल कैटलॉग के साथ कम्युनिकेशन करूंगा, लेकिन किस शर्त में? अगर वो क्या हो, अथॉरिटेटिव डीसी हो। तो फिर क्या फायदा? फिर अथॉरिटेटिव डीसी के ऊपर तो सब कुछ है। यहां तक कोई सवाल जी? बता नहीं जी, रोल्स के टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप चाहें तो रोल्स के टॉपिक को अलग से सेव करें। इसके बाद हम यूजर की मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं और अब एक्टिव डायरेक्टरी के मिड वाले फीचर को शुरू करके एंडिंग फेज तक ले जाते हैं इंशाल्लाह।